दोस्तों एसएससी एमटीएस एंड हवलदार भर्ती का जो है नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अगर आप 10वीं पास हैं तो इस वैकेंसी के लिए आवेदन दे सकते हैं। आज से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है, यानी 30 जून से आप फॉर्म का आवेदन करेंगे। 21 जुलाई तक आपके लिए मौका है फॉर्म भरने का। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास बोला गया। जी हाँ दोस्तों, इसमें दो तरह की वैकेंसी होती है, एक होती है एमटीएस और एक होती है हवलदार। हवलदार के लिए जो है आपको पीटी पीएचटी का भी एग्जाम होता है और रिटन एग्जाम तो होता ही होता है, लेकिन इनके लिए एक्स्ट्रा पीटी पीएचटी हो जाता है। तो हम जानेंगे इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी। संपूर्ण जानकारी में क्या कवर होगा, तो जैसे कि इसमें एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन, सैलरी कितना मिलता है, कितने पोस्ट हैं, किस किस राज्य में कितनी वैकेंसी है, सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, सारा चीज हम ए टू जेड जो है आसान भाषा में आपको मैं समझाने वाले इस भर्ती के रिगार्डिंग। तो चलिए फ्रेंड, जान लेते हैं इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी के बारे में। और तो देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ओवरऑल जानकारी बता दिया कि 30 जून से जो है 21 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। और अगर आप फॉर्म भरने में कोई भी गलती कर देते हैं तो करेक्शन विंडो भी इनके द्वारा प्रोवाइड होगा 26 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक। और एग्जाम जो सितंबर में कंडक्ट करे जाएंगे। यहाँ पे जो पोस्ट है वो है एमटीएस की, मल्टीटास्किंग की पोस्ट है, जिसको नॉन टेक्निकल बोला गया है स्टाफ। इसमें पे लेवल 1 की सैलरी आपको देखने को मिलेगी एज अ पर पे मैट्रिक्स 7th पे कमीशन के बेस पे। और सेंट्रल लेवल की वैकेंसी होती है, इसमें जो है ग्रुप सी टाइप की वैकेंसी जिसको बोला जाता है। अब इसमें बोला गया है कि कितनी वैकेंसीज है। वैकेंसीज की बात करें तो 1198 अप्रोक्स वैकेंसी है जो एमटीएस के पोस्ट पे है। जितने भी वेरियस डिपार्टमेंट है केंद्र लेवल की, उन सब में वैकेंसी रहती है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया या और जो भी होते हैं उसमें आपके जो वैकेंसी रहती है। इसकी वजह से हवलदार की वैकेंसी है, ये हवलदार की वैकेंसी किस में रहती है, तो सीबीआईसी एंड सीबीएन में रहती है, जो कि 360 है। अभी हम आपको दिखाएंगे किस राज्य में कितने पोस्ट हैं, वो सारा चीज हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ सके। यहाँ पे डिसेबिलिटी के बारे में जानकारी बताई है। यहाँ पे नेशनलिटी बोला गया सिटीजनशिप, तो इंडियन सिटीजन है तो फॉर्म को आवेदन करेंगे। नेपाल के भी लोग फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं, भूटान के लोग भी यहाँ पे फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। इसके बाद से बात करते हैं एज लिमिट। सबसे इंपोर्टेंट बात है एज लिमिट। तो एज आपका जो काउंट होगा 1 अगस्त 2023 को काउंट करे जाएंगे। अगर आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम उम्र 18 वर्ष और मैक्सिमम उम्र 25 वर्ष है, तो फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। जिसमें डेट ऑफ बर्थ का भी रेंज दिया गया है 2 अगस्त 1998 एंड 1 अगस्त 2005। इन दोनों के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। इसके बाद से यहाँ पे एक और डेट ऑफ बर्थ का रेंज दिया गया 18 से 27 वर्ष। इसमें भी बोला गया कि अगर आप जो है 2 अगस्त 1996 से लेकर 1 अगस्त 2005 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि इसमें दो जो है डेट ऑफ बर्थ का रेंज क्यों दिया है। देखिए, ये जो वैकेंसी है, पहला ऊपर वाला जो वैकेंसी 18 से 25, ये जो है सीबीएन में है, सीबीएन देख रहे हैं ना। और दूसरा जो वैकेंसी है जिसमें 18 से 27 बोला गया है, वो जो है आपका सीबीआईसी में है। यहाँ देखिए सीबीआईसी लिखा हुआ है, इन सीबीआईसी। तो दोनों अलग अलग जो है डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने जो है डेट ऑफ बर्थ का रेंज जो है दिया हुआ है। अब यहाँ पे अपर एज में भी छूट मिल जाएगा, जैसे कि एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, विकलांग अनरिजर्व है 10 साल, विकलांग ओबीसी है 13 साल और एससी एसटी विकलांग है तो 15 साल का आपको जो है अपर एज में छूट देखने को मिलेगा। और भी काफी ज्यादा लोगों को यहाँ पे छूट जो है अपर एज में देखने को मिलता है। अब बात आती है कि फॉर्म भरने के लिए आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। तो 1 अगस्त 2023 तक अगर आपने जो है मैट्रिकुलेशन 10वीं क्लास क्वालिफाई किए हुए हैं किसी भी विषय से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो आप फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10वीं पास। अगर आप 12वीं पास है तो दे सकते हैं, 11वीं पढ़ रहे हैं तो भी दे सकते हैं, इसको से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो भी आप दे सकते हैं। बस आपका डेट ऑफ बर्थ का रेंज होना चाहिए। कैसे फॉर्म को भरना है, तो इसके ऊपर मैंने जो है प्रॉपर वीडियो बना दिया है। वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी मैं लिंक दे दूंगा। वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं कि कैसे फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरते समय पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको जेपीईजी फॉर्मेट में लगाना है, 20 से 50 के भी होना चाहिए। और यहाँ पे बोला गया कि आपका जो फोटोग्राफ होना चाहिए मोर देन 3 मंथ्स नहीं होना चाहिए, मतलब जो है 3 महीना से ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये जानकारी दिया गया है। फोटो के नीचे कोई भी डेट, कोई भी नाम वगैरह नहीं लिखना। यहाँ पे साफ साफ देखिए फोटोग्राफ का गाइडलाइंस जो है दे दिया गया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन फी की बात करें तो 100 रुपया जो है आपको एप्लीकेशन फी लगते हैं, जनरल को, ईडब्ल्यूएस को, ओबीसी को। बाकी एससी एसटी और जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, वुमेन देखिए यहाँ पे वुमेन लिखा हुआ है, और विकलांग है तो उनको कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं देना है फॉर्म भरने के लिए। बहुत ही शानदार वैकेंसी होती है फ्रेंड्स। अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है तो फॉर्म आप जरूर भरिए। सैलरी भी अच्छी होती है और सेंट्रल लेवल की आपको जॉब मिल जाती है। जैसे इसका जॉब मिल जाता है उसके बाद आप जो है नेक्स्ट लेवल की अलग तैयारी कर सकते हैं, जैसे सीएचएसएल आता है इन द फ्यूचर में वैकेंसी। तो काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एमटीएस की थोड़ा सा आसान उनको लगता है तो एसएससी एमटीएस निकाल के और जो है जॉब स्टार्ट कर देते हैं, और उसके वजह से सीएचएसएल का, सीजीएल का जो है तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आपके लिए शानदार अपॉर्चुनिटी होती है इस वैकेंसी की, क्योंकि इसमें मात्र एक एग्जाम होता है, कोई टाइपिंग वगैरह नहीं होता है, कोई आपका जो है इसमें इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है। सिर्फ एक एग्जाम दीजिए और आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। कोई इसमें मेंस एग्जाम भी नहीं होता है, समझ रहे ना। तो इस तरह से डिस्क्रिप्टिव वगैरह कुछ भी नहीं होता है इसमें, मात्र एक रिटन एग्जाम देना है और आपका सिलेक्शन पक्का। इसकी वजह से करेक्शन दिया गया है कि आप जो है 26 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक जो है करेक्शन कर सकते हैं, अगर आप कुछ भी जो है फॉर्म भरते समय गलती कर दिए तो। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे जो है ऑल ओवर इंडिया आप जहां रखना चाहते हैं वहां पे आप जो है
एग्जाम सेंटर रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेंट्रल रीजन में आपको एग्जाम सेंटर, इतने सारे एग्जाम सेंटर है, देख रहे हैं ना, जहाँ जहाँ मन करे वहाँ आप रख सकते हैं। जब फॉर्म भरेंगे ना, वहाँ 3 प्रेफरेंस आपको जो है एग्जाम सेंटर का आएगा। 3 प्रेफरेंस आप जहाँ नियरेस्ट लगे वहाँ आप दे सकते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया हर एक राज्य में जो आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाते हैं। अब बात आती है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सबसे इंपोर्टेंट बातें। तो देखिए बोला गया है कि कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। अगर एमटीएस के लिए फॉर्म भरेंगे सिर्फ, तो आपको जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सिर्फ होगा। अगर आप जो है हवलदार के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपका रिटन एग्जाम के साथ साथ पीटी पीएसटी भी होता है। जब आप फॉर्म भरेंगे ना, तो वहां पे आपको पोस्ट की प्रेफरेंस देनी होती है। पोस्ट प्रेफरेंस में वहां शो होता है कहाँ कहाँ किस राज्य में किस किस जो है सिटी में वैकेंसी है। हवलदार वाले में जो है स्टेट नहीं शो करता है, वहाँ पे सिटी शो होता है कि इनके जहां भी सीबीएन या सीबीआईएन ऑफिस है वहां का जो है वो जो है सिटी का नाम दिखाता है, ठीक है ना। जैसे लखनऊ हो गया, पटना हो गया, रांची हो गया, इस तरह से उनका जो है दिखाता है हवलदार वाले पोस्ट में। तो आप प्रेफरेंस देंगे वहां पे, जैसे कोड होता है, मान लीजिए सपोज जो है दिल्ली का कोड जो है 22 है, तो आप दिल्ली का कोड 22 वहां डाल देंगे, तो आप दिल्ली के लिए जो है फॉर्म ने आवेदन कर दिया, और वहां लिखा रहता है कि दिल्ली एमटीएस के लिए क्या कोड है और दिल्ली हवलदार के लिए क्या कोड है, या बिहार के लिए एमटीएस के लिए क्या कोड है और पटना हवलदार के लिए क्या कोड है। तो वो कोड आप दे देंगे प्रेफरेंस में, तो आप उसके लिए अप्लाई कर दिए हैं, समझ रहे हैं ना। तो आप वीडियो नहीं देख लीजिएगा, उसमें मैं सारी जानकारी बता दिया हूँ। तो आपको इस तरह से जो है सिलेक्शन होता है। अब बोला गया है कि कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होगा आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। इसके साथ साथ जो 13 अदर रीजनल लैंग्वेज में भी आपको यहाँ पे एग्जाम होते हैं। तो अच्छी बात है, ये देख सकते हैं यहाँ पे आसामी, मलयालम, उनकी मराठी, ओडिया, पंजाबी। अगर आप इस सब राज्य से आते हैं तो अपना लैंग्वेज भी आप दे सकते हैं कि किस लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना है। फॉर्म भरते समय पूछा जाता है अब बताइए कौन से लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं। अब बात आती है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का, जो है आपका जो है कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन कितना रहते हैं और कितना ड्यूरेशन का जो है आपका यहाँ पे समय मिलता है सॉल्व करने के लिए। देखिए 2 सेशन में एग्जाम होते हैं, सेशन 1 और सेशन 2। यहाँ पे सेशन 1 में न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी से जो है 20 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स के। इसको से रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। अब यहाँ पे बोला गया 45 मिनट आपको समय यहाँ पे मिलता है। अगर कोई बंदा जो है स्क्राइब्स लेता है तो उनको 60 मिनट मिलता है, वो विकलांग वाले के लिए 60 मिनट एक्स्ट्रा समय 15 मिनट मिल जाते हैं। तो आपको ये 45 मिनट ध्यान देना है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे ही आप सेक्शन 1 का जो है क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे और इसका समय 45 मिनट खत्म हो जाएगा, तुरंत जो है सेशन 2 आपका स्टार्ट हो जाएगा उसी समय ऑन द स्पॉट। सेशन 2 जो है जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के। इसमें भी आपको 45 मिनट का समय आपको मिलता है। तो सबसे पहले सेशन 1 आपको शो होता है स्क्रीन पे जैसे आप एग्जाम सेंटर में बैठते हैं, उसके बाद से सेशन 2 जो है तुरंत स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे जो है आपको बोला गया कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और 2 सेशन रहेगा, सेशन 1 एंड सेशन 2, और सेम डे में आपका दोनों सेशन का एग्जाम हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ। और जो बोला गया कि नॉट अटेम्प्टिंग एनी सेशन विल बी डिस्क्वालीफाई, अगर दोनों में से कोई भी सेशन आप छोड़ देते हैं या दोनों ही नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो आप जो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ बोला गया कि ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और हिंदी, इंग्लिश और 13 रीजनल लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन वहां शो होते हैं। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। सेशन 1 जो है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, मतलब सेशन 2 वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग, मतलब ये सेशन 1 का जो आपका रहेगा इसमें नो नेगेटिव मार्किंग और सेशन 2 में आपका नेगेटिव मार्किंग है। इसके से बोला गया कि मेनी फेजेस में होंगे एग्जाम, तो नॉर्मलाइजेशन जो है यूज करे जाएंगे, और जैसे आप एग्जाम दे देंगे उसके कुछ ही दिन बाद जो है आंसर की भी जारी होगा, तो आंसर की आप मिलान भी कर सकते हैं। इसमें से अब यहाँ पे डिटेल में सिलेबस दिया गया है। सिलेबस जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जैसे कि न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी से हम कहाँ से जो है किस किस जो है टॉपिक से क्वेश्चन रखते हैं, यहाँ पे डिटेल में जो सिलेबस आपको दिया गया, आप पढ़ लेंगे। रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्वेश्चंस रहते हैं, जनरल अवेयरनेस से कहाँ से पढ़ने होते हैं आपको, ये जो है टॉपिक यहाँ पे इन्होंने दे दिया। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से इसके बाद आता है, अगर जो बंदा हवलदार से आवेदन करेगा, तो देखिए रिटन एग्जाम दोनों के लिए है, हवलदार और एमटीएस के लिए। लेकिन अगर कोई एमटीएस का फॉर्म भरा है तो उनको जो है पीटी पीएचटी नहीं देना, सिर्फ हवलदार पोस्ट पे जो है पीटी पीएचटी का जो है एग्जाम होगा। अब यहाँ पे पीटी का जो एग्जाम होगा वो वॉकिंग होगा 1600 मीटर 15 मिनट में। फीमेल कोई है तो 1 किलोमीटर 20 मिनट में उनको जो है वॉकिंग करना है। और उसके बाद से फिजिकल स्टेटस, हाइट भी आपकी नापी जाती है। तो देखिए हाइट बोला गया मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर और चेस्ट बोला गया है 81 सेंटीमीटर फुलाना आना चाहिए, ठीक है ना, एक्सपेंडेबल होना चाहिए 5 सेंटीमीटर 81 के बाद। अब यहाँ रिलैक्सेशन है 5 सेंटीमीटर किनको, तो जो असामी है, गोरखास है और यहाँ पे एसटी से आते हैं उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 152.5 सेंटीमीटर हो जाएगा अगर वो मेल है और एसटी से आते हैं और इन सब जगहों से आते हैं। तो फीमेल के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर है और 205 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन है गढ़वालीज, असामीज के लिए, गोरखा के लिए और एसटी कोई फीमेल है तो। और इनका जो है
वेट नापा जाता है 48 केजी कम से कम होना चाहिए। अब यहाँ पे नीचे में जो है ज्यादा कुछ जानकारी नहीं शेयर किया गया। अब आपको एनेक्सर वगैरह यहाँ पे जानकारी दिया गया है, हाउ टू अप्लाई वगैरह की जानकारी दिया गया है। आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने ओवरऑल जानकारी यहाँ पे आपको दे दिया है और इन्होंने जो है नीचे में देखिए बताया है कि कैसे फॉर्म को भरना है। तो इसके लिए मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना दिया कि कैसे फॉर्म को भरना है। अगर आपको जानना है कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी है तो इसी में आप नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे इन्होंने जो है वैकेंसी के बारे में दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हवलदार के लिए इन्होंने वैकेंसी को दिखाया हुआ है। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे इन्होंने जो है जहां जहां इनके कैडर कंट्रोल अथॉरिटी है, सीसी के जहां जहां है, जैसे औरंगाबाद है, बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई। तो मैंने आपको बताया ना सिटी का नाम आता है हवलदार वाले पोस्ट पे। तो यहाँ पे दिया गया कि कहाँ पे कितनी सीटों को दिखाया गया, किस किस कैटेगरी में कितनी सीटों को रखा गया। तो 360 पदों पे जो है हवलदार की वैकेंसी है। वही अगर आप एसएससी एमटीएस की ऑफिशियली वेबसाइट पे आएंगे तो इनके द्वारा जो है एक और नोटिस को शेयर किया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इन्होंने दिया है टेंटेटिव वैकेंसी फॉर एमटीएस एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2023। तो टेंटेटिव वैकेंसी भी आ चुका है कि एमटीएस के कितने पद कहाँ कहाँ रखे गए हैं। जैसे उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो है बता दिया गया कि एमटीएस की कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी, जैसे कि पंजाब में कितने, जम्मू कश्मीर में, चंडीगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में कितनी वैकेंसी, स्टेट वाइज या और रीजन वाइज भी इन्होंने जो है दे दिया कि एनआर में, सेंट्रल रीजन में उत्तर प्रदेश बिहार आते हैं तो मात्र 13 वैकेंसी है सेंट्रल रीजन में। ईआर में देखिए यहाँ पे 160 वैकेंसी है। इसकी वजह से एनईआर में 42 वैकेंसी है। और उस जो है रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं और उस स्टेट में कितनी वैकेंसी, सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है, आप चेक करेंगे। और फॉर्म भरते समय पोस्ट प्रेफरेंस जो आपको देना है इसी के अकॉर्डिंग देना है कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी, उसी के अकॉर्डिंग आप जो पोस्ट प्रेफरेंस पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे आपको रखना है। जहां ज्यादा वैकेंसी उसको पहले रख सकते हैं, फिर ऐसे करके जो है आप रख सकते हैं। आप चाहें तो ऑल इंडिया का भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसमें कोड आता है, उस कोड के अकॉर्डिंग जो आप ऑल इंडिया को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आ गया होगा। आपके मन में कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म को भर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में वेबसाइट जो है स्लो हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।